बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये यानी इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये एक तो कॉमन है और दूसरा ये कि इसका ताल्लुक दिल की बीमारियों से बहुत गहरा है, जिसका लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे मैं एम्फसाइज़ करूँगा इस प्रेजेंटेशन में कि जब ये प्रॉब्लम शुरू होता है मर्दाना कमज़ोरी का, तो उसी वक्त दिल की शरीयानों पे भी इसका असर पड़ रहा होता है और उसके लिए अगर पहले से एहतियाती तदाबीर कर ली जाए तो वो बहुत मुनासिब होती हैं। ये जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है बड़ी सिंबॉलिक है कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या मर्दाना कमजोरी जो है वो बिल्कुल एक छोटी सी यानी सिंबल है, सिंबल चीज है। असल में जो प्रॉब्लम है इससे बहुत बड़ा है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता। और बिल्कुल जब प्रेजेंटेशन के दौरान और इसके आखिर में आपको अंदाजा होगा कि ये जो बिल्कुल छोटी सी चीज है जिसको हम देखते हैं लेकिन हम उस चीज का अंदाजा नहीं करते जो उसके बाद बहुत बड़ी चीज जो है जो हमारी नजरों से ओझल है। तो ये है क्या चीज? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है इसको ये कहा जाता है कि अनएबल टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन सफिशिएंट फॉर satisfactory sexual activity for a period of longer than 3 months। मतलब ये कि अगर किसी को एक आध दफा ये प्रॉब्लम होता है कि उसको महसूस होता है कि उसके अंदर मर्दाना कमजोरी है, तो वो इतनी अहमियत की बात नहीं है। लेकिन अगर यही चीज मुस्तकिल रहती है और 3 महीने के अरसे तक ये चीज खत्म नहीं होती है, तो फिर हम इसको डिफाइन करके कहते हैं कि ये एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी कभी वक्ती तौर पे ये किसी वजह से भी हो सकता है, आप बीमारी से रिकवर हुए हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जॉब की ज्यादती हो उसके अंदर। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिसके अंदर आपका ये इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिल नहीं चाह रहा होता। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसके अंदर हम इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं कहते, बल्कि उसको हम यानी लेबल उस वक्त करते हैं ये 3 महीने के अरसे तक या 3 महीने के अरसे ज्यादा तक मेंटेन रहे। ये वो बीमारी है खास तौर पे, इसलिए मैंने इसको एम्फेसाइज किया शुरू ही में कि इसके अंदर यानी ना सिर्फ आप सफर कर रहे होते हैं बल्कि आपकी वाइफ जो है वो भी इससे सफर करती हैं और वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों इफेक्ट होते हैं। कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और कभी कभी ये चीज़ दबी दबी रहती है, लेकिन उसका असर जो है आपकी घरेलू जिंदगी पे पड़ना शुरू हो जाता है और आपको उसका इतना अंदाजा नहीं होता। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक हल्की हल्की सी चीज है जो कि चल रही होती है आपकी जिंदगी के अंदर, जो कभी कभी बहुत ज्यादा किसी मुश्किल के तौर पे सामने आ सकती है बाद में। इसमें जो तीन चार चीजें मैं डिस्कस करूंगा खास तौर पे वो कि जो दिल के अमराज है उसका ताल्लुक, यानी एक तो दिल के अमराज वाकई क्लियर है या नहीं है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, क्योंकि मेरी स्लाइड ज्यादातर लोगों के लिए है जो कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए मैं उर्दू में प्रेजेंटेशन भी करता हूँ। दूसरा ये कि इसका क्या रिलेशनशिप है मर्दाना कमजोरी का और दिल की बीमारियों का आपस में। फिर तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो प्रीमेच्योर एजेकुलेशन है। और चौथी चीज जो होगी वो हाथ का आना। ये बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है तो इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। प्रीमेच्योर एजेकुलेशन और हाथ का जो है, यानी जो खासतौर पे यंग एडल्ट्स में प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से बहुत परेशानी में रहते हैं, ये मैं अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा। अ, तो बेसिकली यानी इस प्रेजेंटेशन के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा आज होगा जिसका ताल्लुक दिल की बीमारी और इसका ताल्लुक मर्दाना कमजोरी से क्या है, और दूसरे हिस्से में प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि जल्दी जो आदमी जो है फारिग हो जाता है और उससे ना उसको खुद सेटिस्फेक्शन होती है ना उसकी बीवी को सेटिस्फेक्शन होती है। और ये दहात का आना ये बल्कि अब ऐसी टर्मिनोलॉजी बन गई है कि बाकायदा इसको जो है वो हमारे नॉमेनक्लेचर के अंदर दाखिल कर लिया गया एज अ एंटिटी। तो ये अगली दफा इंशाल्लाह इसको तफसील से डिस्कशन की होगी। यानी पाकिस्तान के अंदर जो दिल की बीमारियों से डेथ्स होती हैं वो क्या हैं? 19% जो है, यानी अगर 100 लोग एक वक्त में इंतकाल होता है तो उसमें तकरीबन 19 लोगों का ताल्लुक की इंतकाल जो है वो दिल की बीमारियों से होता है। ये मैंने WHO से स्टेटिस्टिक्स लिए हैं 2016 से। ये पिछले कुछ सालों में ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और 29% ऑफ द टोटल डेथ्स ड्यू टू हार्ट डिजीजेस। ये मतलब ये इंक्रीज जो हुई है 29% हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर।
और अदर वर्ड्स हर घंटे के अंदर तकरीबन 46 लोग 46 जो लोग हैं वो डेथ हो रही होती है हार्ट अटैक से पाकिस्तान के अंदर। और इसी जो क्राइटेरिया डब्ल्यूएचओ ने तयन किया है मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज के लिहाज से, तो हम पाकिस्तानी जो है वन ऑफ द लेजिएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड कंसिडर किए जाते हैं। इसमें जो क्या क्या मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए भी हैं और दूसरा मर्दाना कमजोरी के लिए भी होते हैं, ये दोनों कॉमन है। आप देखिएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी आपके। एज यानी अबव द एज ऑफ 40-45 एक नेचुरल जो एजिंग प्रोसेस है वो इफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सिगरेट स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया मतलब लिपिड्स का बढ़ जाना और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सब चीजें उसमें शामिल हैं। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई काम ना करना, या आप ऑफिस गए गाड़ी में वापस आ गए, एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, खाना खाया, किसी के घर मिलने चले गए या घर में आराम कर लिया। फिर फैमिली हिस्ट्री जो होती है, किसी को अगर प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है कि फैमिली में रन हो रहा है कि भाई किसी को हार्ट अटैक हो गया था या उसको शुरू में स्टेंट डल गए थे। फिर ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर मैं एक दो लफ्ज आपको बताता चला जाऊं, क्योंकि ये एक एंटिटी है जिसके अंदर अगर यानी बेसिकली 4-5 चीजें इसके अंदर होती हैं, लेकिन इनमें से भी अगर 3 चीजें भी हों तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। और इसके अंदर एक तो ये कि मर्दाना वेस्ट जो है वो 40 से ज़्यादा हो, या फीमेल वेस्ट जो है वो 35 से ज़्यादा हो। दूसरा ये कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर जो है 130/85 से ज़्यादा हो, जो लिपिड्स जो हैं या ट्राइग्लिसराइड्स खास तौर पे वो 150 से ज़्यादा हो, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं वो अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। ये फिगर्स आपको जो है वो जब आप अगर इसको वीडियो सुनेंगे तो आप उसमें देख लेंगे, लेकिन ये 5 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें भी हों तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं। मकसद कहने का ये इन चीज़ों के अंदर कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में इंतहाई कॉमन है। यानी हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, शुगर, सिगरेट स्मोकिंग, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, और ये सब चीजें इसकी वजह बनती हैं। ये अब पाकिस्तान में प्रिवेलेंस कितनी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ये भी हमने फिगर्स जो है वो लिटरेचर से लिए हैं। पाकिस्तान में 80.8% जो है ना लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इससे सफर कर रहे हैं, और 35 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो हैं उनमें से ये फिगर जो है अबाउट 57 to 81% है, जो कभी ना कभी उनको ये चीज फेस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हो कि पाकिस्तान में किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी ज्यादा कॉमन कॉमन है ये, और इसकी वजह से हमारे साथ और भी प्रॉब्लम जो है दिल के वो पैदा होते चले जाते हैं। अब ये देखें इन सब चीजों जो हमारे माशरे में हो रही हैं उनके साथ साथ चीजें और क्या हो रही हैं ये देखें आप। अब कोई आदमी जिसको मर्दाना कमजोरी होती है वो किसी के पास भी चला जाता है, वो कोई अगर बेचारा फुटपाथ पे बैठा हुआ है उसके पास जाके अपना इलाज तजवीज़ करा लेता है, वो किसी हकीम के पास चला जाता है, वो किसी ऐसे आदमी के पास चला जाता है जिसको किसी किस्म का तजर्बा नहीं होता, लेकिन वो कोई दुकान खोल के बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चेकिंग मेथड नहीं है कि किसको इजाज़त दी जाए प्रैक्टिस करने की मेडिसिन। तो ये आपके सामने एक तस्वीर है जो कि मैंने इंटरनेट से ली थी, और जो आप कॉमनली आप देख सकते हैं किसी भी शहर के अंदर जाकर के लोग इस तरह बैठे हुए अपना कारोबार चमका रहे होते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? अब देखें ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इलाज के लिए किसी के पास आप चले जाएँ जो जो कि इसके बारे में मालूमात ना रखता हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको उसने कोई भी दवाई दी, जो हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो, लेकिन आपकी अपनी कैफ़ियत इस काबिल नहीं है कि आप उस एक्ट को कर सकें, क्योंकि आपके दिल जो है, वो इतना कमज़ोर हो चुका है, जैसा मैं आपको ये इसमें दिखा रहा हूँ स्लाइड्स में, कि आपके सीने में दर्द होता है बार-बार, वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर आपका बहुत बढ़ा हुआ है, उसके लिए आपने दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और आपको किसी को पता भी नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये लोग ब्लड प्रेशर थोड़ी देखेंगे आपका फुटपाथ पे बिठाकर। आपका दिल की तकलीफ ऐसी है कि आपको साँस फूलता है, फिर आपको कई तरह के
एरिथमियाज है, मतलब आपको मैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल आपका जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता और वो अचानक धड़कने लगता है जोर जोर से, इस तरह की कुछ और चीजें हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर अगर आपको दवाई दी जाएगी मर्दाना कमजोरी को ठीक करने की, तो वो आपके लिए इंतहाई यानी नुकसानदेह हो सकती है, और वो आपके कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो मकसद बताने का ये है आपको अब तक जो मैंने बताया कि यानी जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो तो इसको आप कभी भी लाइटली ना लें, इसको इमीडिएटली किसी यानी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मैं अगली स्लाइड में आपको बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, किन किन फेजेस से हम गुजरते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ये मैंने अगेन लिटरेचर से फिगर लिया जो आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाने के लिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब यंगर पीपल में शुरू होता है तो ये मार्क्ड इंक्रीज है इन द रिस्क ऑफ फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स। मतलब ये कि ये अगर किसी यंग आदमी को लेट्स से कि कोई 25 साल या 28 साल का आदमी है, उसको उसने बताया कि जो उसको मर्दाना कमजोरी शुरू हो गई है और उसको वो बात नहीं रही जो पहले थी, इसका मतलब ये है कि अब उसके अंदर फ्यूचर में कार्डियक इवेंट्स का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और ये वो लोग होते हैं जिनको हमें पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उनको अर्ली इंटरवेंशन करनी चाहिए, ताकि उनके फ्यूचर के जो बुरे असरात हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। ये स्लाइड काफी अहम है क्योंकि आप देखें जो पेनाइल आर्टरी का साइज है वो 1 to 2 मिलीमीटर होता है, कॉरोनरी आर्टरी का साइज 3 to 4 मिलीमीटर है, इंटरनल कैरोटिड 5 to 7 मिलीमीटर है, और फीमोरल आर्टरी जो है वो 6 to 9 मिलीमीटर होती है। सॉरी। तो आप ये देखें कि सबसे पहले जिस आर्टरी के ऊपर असर पड़ेगा एथेरोस्क्लेरोसिस का, या जो भी प्रोसेस उसको नैरो कर रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, तो या लिपिड डिसलिपिडीमिया हो, तो वो सबसे पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला असर जो पड़ेगा वो दिल की शरियानों में पड़ेगा। इसका मतलब आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, या औरत आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, यानी ये स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का हमला जिसे कहते हैं वो हो सकता है। और और आखिर में जो बड़ी शरियानें हैं जिसमें आपको चलने में फासला तय करने में मुश्किल होगी, आपको दर्द शुरू हो जाएगा टांगों के अंदर। तो ये सारे एक ही बीमारी के मुख्तलिफ शेड्स हैं, जो स्टार्ट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से और ख़त्म होता है वो हार्ट अटैक की सूरत में या स्ट्रोक की शक्ल में। तो इन सब चीज़ों को आप ज़हन में रखें अपने। स्मोकिंग जो है बहुत ही अहम है, यानी हमारे यहाँ स्मोकिंग के बारे में लोग नहीं तवज्जो देते, लेकिन स्मोकिंग का ताल्लुक जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से काफ़ी गहरा है। यहाँ मैं आपको एक वाकया बताता चलूँ, जो कि मैं जब प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था तो मैं उसके बारे में लिटरेचर में सर्च कर रहा था कि एक बहुत ही मशहूर आदमी जो था वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तुम्हें, बेहतर चीज तो ये है कि तुम जो है वो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मरी तो मर जाऊंगा, आखिर में यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं, सिगरेट स्मोकिंग मरने से ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम जिंदा भी रहोगे और तुम्हारी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे शदीद मर्दाना कमजोरी डेवलप हो जाएगी कि तुम ना जिंदों में रहोगे ना मुर्दों में रहोगे। तो कहते हैं कि उस बात ने उसके ऊपर ज्यादा असर किया इस बात से कि वो मर जाएगा। तो कहते हैं उसके बाद उसने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी और वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो गया उसके बाद। तो मेरा जो मैसेज है इस स्लाइड के अंदर वो ये है कि आप अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है और वो कहता है कि मैं सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लूंगा, मैं सारी अपना वजन भी कम कर लूंगा, मैं अपना हर चीज ठीक कर लूंगा, लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा, तो वो जो है उसको कामयाबी जो है उतनी नहीं होगी जितनी स्मोकिंग छोड़ने के बाद उसको हो सकती है। तो ये उन स्मोकर्स के लिए जो इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, उसको चाहिए कि इस चीज को फौरी तौर पे सोचना शुरू करें। सिगरेट स्मोकिंग के बहुत सारे और नुकसानात भी हैं। मसाने का कैंसर मैंने पिछली स्लाइड में बताया था अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस के अंदर, बहुत कॉमन है। फेफड़ों का कैंसर बहुत कॉमन है। तो ये सब चीजें अपने साथ रिलेटेड है, लेकिन खुद इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बहुत कॉमन है इसके अंदर। स्लीप एपनिया, ये ये एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टेड है। मैंने जब खुद इसके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे कई रिश्तेदारों को जो था वो स्लीप एपनिया था, कुछ तो उसमें अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन वो हमारी मालूमात उसके बारे में बहुत नाकिस थी, इसलिए हम इसका अंदाजा नहीं कर सके।
स्लीप एपनिया जो है मैं मुख्तसरन बता दूं, और बहुत सारे लोग आप अंदाजा कर सकते हैं खुद भी जब सुन रहे होंगे मेरी प्रेजेंटेशन, कि इसमें ये होता है कि आदमी रात को सोते हुए अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो सांस उसको लेने में तकलीफ होती है। ये लोग आमतौर पे ओबीस होते हैं, उनको ओवरवेट होते हैं, उनको खर्राटे लेते हैं वो लोग, और उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी होती है। ये लोग जो होते हैं इनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा कॉमन है। और यहाँ मैं एक आपको छोटा-सा वाकया शेयर कर दूँ कि मैं जब बहरैन में प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ मैं अपने क्लिनिक में जब आया बाहर से, तो मैंने देखा कि एक आदमी बाहर बैठा मेरी क्लिनिक के बाहर ऊँघ रहा है। तो जब वो मुझे दिखाने अंदर आया, तो मैंने उसकी बाकी जो मामलात थे वो चेक किए, और उसको फिर मैंने कहा कि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें दिन में तुम सो जाते हो? कहता है, हाँ जी, ये तो मुझे है प्रॉब्लम। उसको थोड़ा-सा था भी वो, ओवरवेट था वो। तो मैंने उसको अपने जो हमारे यहाँ उस चेस्ट फिजिशियन थे उनके पास रेफर कर दिया। बात खत्म हो गई, मैंने अपना इलाज किया, वो चला गया। एक दिन मैं रात को जब मैं वापस इंग्लैंड से बहरीन गया अपनी छुट्टियाँ गुज़ार के, तो वहाँ पे खड़ा हुआ था एक टैक्सी, तो मैं उसमें बैठ के जब अपने हॉस्पिटल अपने रेज़िडेंस की तरफ आया, तो उसने मुझे पहचान लिया। कहता है, "डॉक्टर साहब, आपने मुझे पहचाना?" मैंने कहा, "नहीं, मैं नहीं पहचान सका।" कहते हैं, "मैं वही मरीज़ हूँ जिसको आपने कहा था कि तुम्हें ये तकलीफ़ है कि तुम सो जाते हो दिन में, तो तुम फलाँ इलाज कराओ।" तो मैंने इलाज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो मैंने कहा, "बड़ी अच्छी बात है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है।" कहता है, "मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा आज।" मैंने कहा, "नहीं, पैसे तो ले लो भई, ये तो तुम्हारी अपनी मेहनत के पैसे हैं, तुम रात के 2 ढाई बजे मुझे घर छोड़ने आए हो एयरपोर्ट से।" "नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल पैसे नहीं लूँगा आपसे।" तो बहरहाल मतलब ये है कहने का कि स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है, अंडर डायग्नोज्ड है, और इसके बारे में आप जो लोग ऑब्वियसली प्रेज़ेंटेशन देख रहे होंगे, वो इसको इंटरनेट पे सर्च करें, इसके सिम्पटम्स को देखें तफ़सील से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ जो है कितनी कॉमन है, उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट किया जा सकता है। इसकी मशीन आती है, उसको आप लगा के सोने लगते हैं, उससे चीज़ें बहुत बेहतर होने शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं और उनके मामलात बहुत बेहतर हो जाते हैं। यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ताल्लुक जो है, यानी जिन-जिन लोगों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनको चाहिए कि वो अपने आप को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए स्टैंड्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए इन्वेस्टिगेट कराएँ। और जो जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी होती है, उनके अंदर ये यानी ट्वाइस एज़ कॉमन है एज़ कम्पेयर्ड टू नॉर्मल पॉपुलेशन। और इसकी वजह से ये होता है कि डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और वेट गेन शुरू हो जाता है, और पॉलीसाइथेमिया और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यानी इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये एक सिम्पटम होता है, जिसको आप अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर लें, तो आप इस पे इससे आप डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं, और इसको ट्रीटमेंट मिल सकती है, जिससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल जाएगी, काफ़ी हद तक। अब मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ आता हूँ, कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री लेनी होती है, और एग्ज़ामिनेशन अहम चीज़ है। हिस्ट्री में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि एक मरीज़ मुस्तकिल ये बताता है हमें कि जी उसको कभी भी इरेक्शन नहीं होती है। 2 तरह की होती हैं ये चीज़ें। एक तो होती है साइकोलॉजिकल, किसी वजह से ताल्लुकात आपके जो है वाइफ से इतने अच्छे नहीं रहे, या कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसकी वजह से वक़्ती तौर पे आपको इरेक्शन जो है वो मुनासिब नहीं हो रही है। तो ये हम इसे साइकोलॉजिकल का नाम देते हैं। और फ़र्क करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि मॉर्निंग इरेक्शंस जो होती हैं अगर मौजूद हैं, तो वो फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसके अंदर ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग इरेक्शंस अगर खत्म हो गई हैं, तो वो ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, मतलब वो फिर डायबिटीज़ है, वो ब्लड प्रेशर है, वो लिपिडीमिया है। लेकिन अगर मॉर्निंग इरेक्शंस मौजूद है किसी मरीज़ के अंदर, कि जब वो सुबह उठता है तो उसको लगता है कि उसको इरेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और वो ट्रीट करना ज़रा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और उसमें इम्कानात जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं कि जब उसको चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएँगी, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। दूसरे जो हम टेस्ट कराते हैं इसके अंदर, वो हीमोग्लोबिन A1C, टेस्टोस्टेरोन, फास्टिंग लिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल, ब्लड शुगर, और कुछ लोगों में प्रोलैक्टिन भी कराते हैं, जिनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं होती कि अपनी बीवी के पास जाएँ वो। तो ये जो ख्वाहिश का नाम है, उसकी वजह एक और होती है, जिसे हम लोग डिक्रीज़ इन लिबिडो कहते हैं। लेकिन एक आम अ, इंसान के लिए, या आम पर्सन के लिए जिसके अंदर ख्वाहिश मौजूद है लेकिन उसको इरेक्शन नहीं हो रही है, तो उसके अंदर हम हीमोग्लोबिन A1C, टेस्टोस्टेरोन, फास्टिंग लिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल एंड ब्लड शुगर कराते हैं। कभी-कभी हम उसके अंदर जो है ना वो एफएसएच भी करा लेते हैं, लेकिन वो भी कॉमन नहीं है। इसके बाद जो उसकी ट्रीटमेंट है, यानी लेट्स से कि मरीज़ आया, हमने उसको एग्ज़ामिन किया, हिस्ट्री ली, टेस्ट कराया, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट ये होगी कि
बहुत सारी चीज़ें ओरल टैबलेट्स में अवेलेबल हैं, और वो मुख्तलिफ नामों से मार्केट्स में हैं, पाकिस्तान में भी मिलती हैं। उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चला जाऊँ जो बहुत अहम है, जो बहुत ज़रूरी भी है, कि अगर किसी को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है या उसको दिल की तकलीफ है, मिसाल के तौर पे उसको एंजाइना होता है और वो नाइट्राइट्स लेता है किसी भी शक्ल के अंदर, तो उसके लिए वो टैबलेट जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है दवाइयाँ लेने के बाद, और फिर ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाएगा तो उसको फिर रिकवर करना मुश्किल होगा। तो ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इन दवाइयों की कि किसी को अगर नाइट्राइट्स वो लेते हैं या उनको बार बार एंजाइना होता है और उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए टैबलेट्स लेना मुनासिब नहीं है। दूसरा, अ, एक और बीमारी होती है आँखों की, जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। ये कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आपको आँखों की कोई ख़ास बीमारी है जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता, तो बेहतर ये है कि अपने आई स्पेशलिस्ट से मशवरा करके इन दवाइयों को शुरू करें और ऐसे ना शुरू करें। इन दवाइयों के लेने का तरीका ये होता है कि इनको आप तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद खाने के लिया जाता है, कि वरना खाने के बाद इनकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती है और इसकी वजह से इसका असर पूरी तरह नहीं होगा। इस तरह यानी हम बिस्तरी से तकरीबन 1 से 2 डेढ़ घंटे पहले लिया जाए ये, तो उसका असर मुनासिब होता है। कभी-कभी ये असर लेट भी हो जाता है, मतलब 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन ये कि जनरली स्पीकिंग ये दवाइयाँ जो हैं वो इस तरह असर करती हैं कि ये शरीयानों को खोल देती हैं और खून का दौरान बढ़ा देती हैं। उससे इरेक्शन जो है बेहतर हो जाती है। फिर आजकल जेल्स अवेलेबल हैं जिनको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। उससे वो जो दवाई है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और वहीं से वो इरेक्शन कॉज़ करती है। फिर इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड्स में दिखाऊँगा भी। फिर वैक्यूम डिवाइसेज़ हैं जिसके ज़रिए आप बाकायदा सिलेंडर्स लगा के वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उससे इरेक्शन हो जाती है। ये भी मौजूद हैं और इसको यूज़ करते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पे। फिर म्यूज़ है, जिसमें हम दवाई जो है वो यूरेथ्रा में डाल देते हैं और हल्का-सा मसाज करते हैं तो उससे दवाई अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और उसको जो है वो बाद में इरेक्शन हो जाती है। ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, अगर किसी को शरेयानें बहुत टाइट हो गई हैं, तो ये एक एक मेथड है जिसको जो रेडियोलॉजिस्ट, जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं, वो सर्जन नहीं करते और उसके ज़रिए शरेयानों को खोला जाता है, अगर ख़ास तरह की रुकावट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर सर्जरी है, सर्जरी के अंदर जो है वो ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो प्रोस्थेसिस लगाने के ऊपर होता है। बाकी जो कहते हैं कि वेसल्स को खोल देंगे, बंद कर देंगे, वेन को लाइगेट कर देंगे, वो इतने अहम नहीं है, क्योंकि वो कभी-कभी आपको फ़ायदे की बजाय फ़ायदा ना होगा, बल्कि बहुत सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएँगे। ये म्यूज़ है, इसके अंदर मरीज़ को हम कहते हैं कि वो पेशाब करके आए, उसके बाद ये जो चीज़ है वो यहाँ तक हम पेशाब की नाली में डालते हैं और उसके बाद हम इसको पुश करते हैं अंदर की तरफ। तो जो छोटा-सा पैलेट होता है ये, यहाँ आपको मामूली सा नज़र आ रहा है, ये चला जाता है पेशाब की नाली में। उसके बाद मरीज़ को हम कहते हैं कि बैठ के या खड़े होके वो इसको हल्का-हल्का मसाज करे, लेटे नहीं, उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि लेटने से वो पैलेट जो है वो मसाने में चला जाएगा। तो जहाँ मसाने में जाने से तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको यूरेथ्रा ही में रहना चाहिए, यानी पेशाब की नाली में थोड़ी देर तक, ताकि ये वहाँ से जिस्म के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो सके। इंजेक्शन है, बहुत रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। इसको आप एक तरफ अगर लगाते हैं, इसकी नीडल 27 गेज की होती है, जो इंतहाई बारीक नीडल होती है, आम नीडल्स के मुकाबले में बहुत कम होती है और क्योंकि ये आपस में दोनों तरफ कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो एक तरफ इंजेक्शन देने से ये दवाई दोनों तरफ चली जाती है और इसके बाद इरेक्शन हो जाती है। ये इरेक्शन जो है वो विदिन 15-20 मिनट्स में हो जाती है और तकरीबन इंटरकोर्स के बाद ये सेटल हो जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ एम्फसाइज़ करता चला जाऊँ, वो ये कि एक एंटिटी होती है जिसे हम लोग प्रायपिज़म कहते हैं। प्रायपिज़म का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी वजह से, उसकी वजूहत कई होती हैं प्रायपिज़म की, पर्सिस्टेंट इरेक्शन चल रही है बहुत ज़्यादा, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक, 12-12 घंटे तक ये इरेक्शन हो रही है। तो उसकी ये पैथोलॉजिकल है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। इसका इलाज फौरी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक इरेक्शन रहेगी, वो आपके इस हिस्से को जो है अंडर प्रेशर रखेगी और आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी, जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है।
तो इसके लिए अहम चीज़ ये है कि किसी को अगर किसी भी वजह से, एक तो ये कि जो दवाइयाँ हम आपको बताएं या डॉक्टर से आप लें दवाइयाँ, उनको ओवरडोज ना करें। अगर आपको एक टैबलेट दी जाती है एक वक्त में, तो एक ही टैबलेट लें, ये ना सोचें कि एक टैबलेट से काम नहीं होता, मैं 2 टैबलेट्स ले लूँ या 3 टैबलेट ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसा कभी ना करें, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। इसी तरह इंजेक्शन की जो डोज़ आपको दी जाए, वो हम टाइट्रेट करते हैं बाकायदा क्लिनिक में। हम पहले कम डोज़ से स्टार्ट करते हैं, हम फिर खुद असेस करते हैं मरीज़ को 1-2 दफ़ा, फिर हम उसको उस इंजेक्शन की डोज़ पे डिस्चार्ज करते हैं। तो मतलब ये होता है कि हम उसको बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करके डिस्चार्ज करते हैं। ये नहीं कहते कि हम इंजेक्शन लेके चले जाओ, घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो ये ज़हन में रखिएगा कि डोज़ की मिकदार बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को किसी वजह से, अब प्रोलॉन्ग इरेक्शन की वजह कॉमन जो है वो तो ओवरडोजेज ऑफ इंजेक्शन है या मेडिकेशन है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर्स की वजह से भी हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया उसकी वजह से भी हो जाती है ये, और कैंसर्स कभी-कभी जो है ना वो फैलते हैं, उसकी वजह से भी इरेक्शन हो जाती है। ये सब चीज़ें हमारे मुशाहिदे में आती हैं। ये सब मैंने आपको यानी सब एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता दी ताकि आप दवाइयाँ का इस्तेमाल करने में एहतियात करें। ये सिलेंडर्स हैं जो कि पेनिस में इंसर्ट किए जाते हैं, और इनका मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिकली ये ऑन डिमांड आप इसको इरेक्ट करते हैं और इरेक्शन हो जाती है, फिर आप उसके बाद इसको खुद ही डिफ्लेट कर लेते हैं, तो इरेक्शन खत्म हो जाती है। ये बेसिकली कॉन्स्टेंटली ऐसा प्रोसेस है जो कि आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। जो आपको ये प्रेजेंटेशन की सेकंड लास्ट स्लाइड है कि जो टेक होम मैसेज है कि ये वार्निंग शॉट्स, मतलब ये कि अब आपको इरेक्शन का तो प्रॉब्लम शुरू हो गया और आप लगता है कि जो आपसे 5 साल पहले सिचुएशन थी वो नहीं है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा सीरियसली लें, इसके बकायदा इन्वेस्टिगेट करवाएं और इसको किसी से मशवरा करें इसके बारे में। जैसे मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन बताएंगे वो करवा सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए ज़रूर मशवरा करें आप। और ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का एक छोटा-सा हिस्सा है जो आपके सामने आ रहा है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इसको डिनाई करेंगे तो आपको ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि डिनाइल से कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ है, वो जिसे कहते हैं ना कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर आँखें बंद कर ले, तो बिल्ली चली नहीं जाएगी। एग्ज़ैक्टली यही बात है। आप उसको फेस करें, उसको ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लें, और और उसकी वजह ये भी है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपकी अपनी फैमिली फैमिली लाइफ जो है वो एट स्टेक होगी, क्योंकि इसमें आपकी वाइफ भी सफ़र कर रही होती हैं। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो इस मामले में एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ वाइफ्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो उसमें फिर आपके घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। उन झगड़ों की वजह ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसके अंदर एक सबकॉन्शियस लेवल पे ये भी वजह होती है। और इसके अलावा आपको ज़हन में आपको क्वेश्चन है तो वो कर लें। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो किसी ने मुझसे पूछा था दरमियान में जब मैं स्लाइड प्रेज़ेंटेशन कर रहा था पिछली दफ़ा कहीं पे, कि क्या ये एक दफ़ा होने के बाद ख़त्म नहीं होता? अब ये ऐसा है कि अगर आप चीज़ों में एहतियात करेंगे, दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, शुगर को बेहतर कंट्रोल करेंगे, वज़न कम करेंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। बिल्कुल यानी 100% आपकी इरेक्शन बैक टू नॉर्मल होने के बारे में कितनी अर्ली स्टेज पे आपने इसको पकड़ लिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सवाल बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसका सवाल ये भी है कि हो सकता है आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रहे मुस्तकिल, और शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपको छोड़नी नहीं होती, उनको मुस्तकिल लेना होता है। जज़ाकल्लाह खैर। कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लें आप। अब ये स्लाइड्स ये अपलोड भी हो जाएँगी प्रेज़ेंटेशन, और सेकंडली ये है कि अ, मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि हम लोग हर पीर को और जुमेरात को क्लिनिक करते हैं, ये फ्री होता है, उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और उसमें आपके जो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ यूरोलॉजी से रिलेटेड, अभी हम उसको सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम जो है वो और चीज़ों के बारे में भी इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि चेस्ट का कार्डियोलॉजी के इश्यूज भी शुरू कर देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको मतलब किसी को टेस्टिकुलर ट्रॉमा हो चुका है, तो जिस वजह से टेस्टिकल काम नहीं कर रहे, तो उस सूरत में मतलब हम फिर उसको यही सप्लीमेंट्स दे के दें, उसको करेंगे ठीक? जो हार्मोन्स एक बाहर से लगाए जाते हैं, क्या होता है फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं? जी, जी। मैंने इसीलिए वो उसकी स्लाइड में टेस्टोस्टेरोन चेक करने का ज़िक्र किया है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और उसकी कमी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन
मूड जो है वो लो हो जाता है, आपको जनरली एक फीलिंग ऑफ वीकनेस होती है, तो वो उसके लिए हम उसको रिप्लेस करते हैं बिल्कुल। और रिप्लेस करने के लिए कई मेथड्स हैं, जेल की शक्ल में भी, या स्किन पे लगा दें आप डेली बेसिस पे। आप जो है वो इंजेक्शन ले लें, उसमें 3 हफ्ते के बाद इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब नए इंजेक्शन जो आ गए हैं वो आपको 3 महीने के बाद एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और उसको ब्लड के जरिए आप कंट्रोल करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करते हैं, तो बिल्कुल मौजूद है और उसके जरिए इलाज किया जाता है ना, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का ना होना तो परमानेंट डिजीज हो सकता है ना? जी, टेस्टोस्टेरोन का ना होना तो एक परमानेंट एक फीचर हाँ है, मतलब देखिए ना, इसको इसी अब तरह से यही फिर चलना पड़ेगा। यही यही मैं इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर किसी को बीमारी है, कुछ को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तो वो लेना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे जी शुगर की बीमारी है और मैं हम्म, दवाई 1 हफ्ते के बाद लेके बंद कर दूंगा फिर शुगर ठीक हो जाएगी मेरी, तो हम्म। कैसे ठीक होगी? तो आप मतलब अच्छा, ऐसे टेस्टोस्टेरोन अगर कम है इसको सवाल कर तो सकते रिप्लेस तो हैं? लेनी जी जी पड़ेगी। जी जी। जी जी। इसको इसको फिर मॉर्निंग इरेक्शंस होंगी ऐसे बंदे को? मॉर्निंग इलेक्शंस होंगी लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, जरूरी नहीं कि बिल्कुल खत्म हो हाँ, जाए, लेकिन इतनी हाँ, स्ट्रांग नहीं होंगी। तो उसको वो खुद अंदाजा कर सकता है कि उसको मॉर्निंग इलेक्शन अगर अच्छी नहीं है, तो फिर उसको जो है हम्म, वो अपना टेस्ट, मतलब बल्कि सारी टेस्ट करा ले जो मैंने मेंशन किए हैं। लेकिन ये कि हम्म, इलेक्शन होती है, अगर बिल्कुल नहीं होती है तो ज्यादा, उसका मतलब ये कि उसकी डिजीज ज्यादा सीवियर हो चुकी है। वरना इलेक्शन के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि कितनी इलेक्शन हाँ, होती वीक है, है ये कैसे? हम्म, लेकिन होंगी वो। कभी कभी अगर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से ताल्लुक नहीं है, फिर वो और चीजें भी उसकी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हो, तो फिर उसमें बिल्कुल इरेक्शन नहीं होगी। हम्म। ठीक है, ये मॉर्निंग इरेक्शंस की कोई फ्रीक्वेंसी भी है, या मतलब एज के साथ साथ कम भी होती जाती है? मतलब एज के साथ साथ कम होती हैं, उसमें यानी इसका इसका इम्पैक्ट पड़ता है इसके अंदर। तो ये की जरूरत है कि उसको हम कंट्रोल करें। मतलब एज के साथ साथ कम हो जाती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर किसी की एज से पहले कम हो रही है तो वो मुनासिब नहीं है। मतलब डेली तो हम एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते, वीकली भी हो सकती है, डेली मॉर्निंग इरेक्शंस होने को? नहीं, डेली मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नॉर्मल फिजियोलॉजी यही है कि डेली इरेक्शन हो। जैसे अच्छा। आप यानी आपको जो है वो दिन में आप 2-3 दफा पेशाब करने जाते हैं, जो डेली प्रोसेस है, तो अब ये कोई कहे कि जी हाँ, कोई अगर 80-90 साल का आदमी है तो उसको ये चीज नहीं होगी, वो चीज एक डिफरेंट है। लेकिन ये है कि एक आम आदमी के लिए जो है वो डेली इरेक्शन होती हैं, उनकी इंटेंसिटी यानी उसकी इरेक्शन की क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है। हम्म। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि वेरिकोसील जो है, टेस्टिकुलर वेरिकोज जो है, इस सूरत में भी क्या टेस्टिकल की परफॉर्मेंस कम हो जाती है? नहीं, दोबारा रिपीट करें फिर, इसका मैं दूसरा वेरिकोसील, क्वेश्चन हाँ। लूंगा क्योंकि किसी और ने भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो। जी बताइए, अच्छा, आप क्या ऐसा कह रहे हैं? छोटा सा बस ये जी, वेरिकोसील अगर हो मौजूद, वेरिकोज हो, वेरिकोसील, नहीं नहीं, वेरिकोसिस का ताल्लुक नहीं है आमतौर पे, वेरिकोसिस का ताल्लुक नहीं टेस्टिकुलर वेरिकोसील जो है। है। नहीं, आमतौर पे वेरिकोस अच्छा, वेन इसको इफेक्ट नहीं करती हैं। जी अच्छा, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी जी। आप बताइए, डॉक्टर, हाँ, ये सहर, डॉक्टर सहर जो है। जी, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सहर वालेकुम सलाम। अखलाक बात कर रही हूँ। जी और जी। मेरा जो है फ़ील्ड जो है वो गायनी ऑप्स है। तो मैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि हम यूजुअली जैसे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कपल को, तो हम तो अगर मेल को, ज़ाहिर है मेल ज़्यादातर हस्बैंड्स अवेलेबल नहीं होते, या अगर उनको इवैल्यूएट करना होता है तो सिर्फ एक सेमेन एनालिसिस लिख दिया जाता है कि भई आप ये करवा के आ जाएँ। वो भी बहुत मुश्किल से काफ़ी लोग करवाते हैं, और ज़्यादा इवैल्यूएशन चल रही होती है वुमेन की ना। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि मतलब जो हमें जो अवेलेबल होता है, जैसे डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कहाँ है, सिटी में है तो कभी कपल भी होता है साथ, हस्बैंड आते हैं तो हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्लिनिक्स ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे हस्बैंड नहीं आ रहे होते, या नहीं आना चाह रहे होते, या टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे होते हैं। तो हम ऐसे में हमें सारी हिस्ट्री जो होती है वो लेडी से ही लेनी होती है। तो आप इस सिलसिले में थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि जब हम अब लेडी से तो हम पूछ लेते हैं कि उनका
जो भी हमें चेक करना होता है कि ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं हो रही, या कोई और हो रहा है प्रॉब्लम, तो हम उनको कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें हस्बैंड से माना मेल उसको चेक करना हो कि भाई, तो हमें कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहिए, और थोड़ा सा सेमन एनालिसिस का भी हमें थोड़ा सा आइडिया दे दें कि मतलब कम से कम हिस्ट्री और सेमन एनालिसिस से हम कैसे एवेल्युएट करें कि कोई मेल फैक्टर जो है वो है जी मतलब परसिस्ट कर रहा है, ताकि हम उसको प्रॉपरली रेफर कर सकें। जी क्योंकि जी फीमेल में तो बहुत इंटेंसिव फिर इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं, तो हम उसको बजाय इसके कि उसको पूरा एवेल्युएट करते जाएं, तो हस्बैंड से रिलेटेड या मेल से रिलेटेड जो होते हैं इन इन रिलेशन टू इनफर्टिलिटी, तो आप उस पे थोड़ा सा गाइड कर जी दें। जी। थैंक यू। उसमें अरे थैंक्स वेरी मच, बहुत ही अच्छा सवाल है इस मामले में, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का जो पार्ट है उससे भी डील करते हैं रेगुलरली। इसमें पहली चीज तो वाइफ आपको ये बता सकती है कि उनको इरेक्शन होती है कि नहीं होती। मतलब ये तो एक सिंपल सी बात है कि जो वाइफ बता देगी। अगर वाइफ ये कहती है कि उनको इरेक्शन नहीं होती, या उनको इरेक्शन में बहुत मुश्किल पेश आती है, या उनकी इरेक्शन जो पहले थी वो खत्म हो गई है, तो वो एक एक फैक्टर है, लेकिन वो इनफर्टिलिटी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा जितना उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए रोल प्ले करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको जो हस्बैंड के लिए आपको 4 टेस्ट उनके कराने चाहिए, जो हम रिकमेंड करते हैं। उसमें जी एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन लेवल ये होना चाहिए। और इसके अलावा ये सारे टेस्ट सुबह के वक्त में तो बेहतर है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन किसी का जब भी कराना हो, तो कोशिश करें कि ये सुबह 9-10 बजे तक करवा लें। 9 बजे तक आइडियल है, जब लैब्स खुलती हैं तो करवा लें जाके। ठीक फिर है। सीमेन एनालिसिस जो है, उसमें हम एक नहीं बल्कि 2 रिकमेंड करते हैं। मुझे पता है कि आप जो कह रही हैं कि हस्बैंड इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जी इसमें आम तौर पे हम लोग 2 रिकमेंड करते हैं। 3 to 5 days ऑफ एब्स्टिनेंस फ्रॉम इंटरकोर्स या मास्टरबेशन से एब्स्टिनेंस के बाद कर किया जाना चाहिए ये। जी और इन दोनों के दरमियान गैप जो होना चाहिए वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी स्ट्रेसफुल अच्छा सिचुएशन के अंदर जो है वो सीमेन एनालिसिस की क्वालिटी खराब हो जाती है। पेशेंट जो है वो ठीक रिकवर है। हुआ होता है किसी इलनेस के ज़रिए, तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो बेहतर ये है कि इसका 2 सीमेन एनालिसिस हो विद इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स। और जो मैंने हार्मोन टेस्ट आपको कराए वो होने चाहिए। और जी उनको अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं हस्बैंड, वो आप ज़रूर उनको एम्फसाइज़ कर दें कि ये सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पे पड़ता है। जी और बिल्कुल। उसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली ज़ाहिर नहीं होगा। उसको जी 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 ज़ाहिर होने के लिए कम से कम 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले स्पर्म बन चुके हैं, वो जी रिकवर होने में यानी उनको ख़त्म होने में और नए स्पर्म बनने में रिसाइकिल। तकरीबन 65 डेज़ तक का साइकिल होती है, जो हमें अच्छा देखना पड़ेगा। तो ठीक है। ये सिगरेट स्मोकिंग को आप उनको रुकवा दें उनकी। दूसरी चीज़ ये जी है जी कि उनका अगर वेट ज़्यादा है, और उनका आप हाइट और वेट मालूम कर लें, बीएमआई देख लें क्या है। उस वेट को आप रिड्यूस करने के लिए कहें कि वो अपने वेट को रिड्यूस करें। फिर आप उनको ठीक है। जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होता है, कि जी रेगुलर एक्सरसाइज़, मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स, लेस लेस प्रोटीन, लाइक उसमें मीट और फिश और चिकन बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, उसको अवॉइड करें। ये वो जनरल एडवाइस है जो कि हस्बैंड्स को जी उनकी वाइफ दे सकती हैं या उनको हेल्प कर सकती हैं। अगर वो सीमेन एनालिसिस ना भी करवाना चाहें, तो ये चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन जी अगर आपकी नज़र में ये है कि यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको आप ज़रूर इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी। पाकिस्तान में मैंने भी कुछ अर्से प्रैक्टिस की है कि यहीं पे औरतें जो होती हैं ना, उनको ससुराल वाले बहुत ज़्यादा यानी परेशान करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे जी। हाँ, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम है, तुम बाँझ हो। और यही ख़वातीन खुदा ना ख़ास्ता फिर उन पीरों-फ़कीरों के पास जाती हैं, जो कि उनको फिर ऑब्वियसली और यानी अजीब तरीके से बच्चे पैदा होते हैं फिर उनके यहाँ। तो इस अस्तगफुरुल्लाह जी चीज़ को आप किसी ना किसी फ़ॉर्म में उनको जी ट्रांसमिट कर दें कि हस्बैंड्स आएँ, इन्वेस्टिगेट कराएँ। और वेरिकोसील एक है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड आप करा सकती हैं हस्बैंड का। इन 2-3 अच्छा चीज़ें हैं, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्क्रोटम, सीमेन एनालिसिस 2, और कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उनको आप फ़ॉलो कर लें। और बाकी जी है कि अल्लाह ताला आसानी करेगा उन लोगों के लिए जी। इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा इशू ये भी है ना कि मेल्स जो हैं वो तैयार नहीं होते, या मतलब मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि डॉक्टर्स हैं, अगर आपको नहीं कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यू शुड गो फॉर एवेल्युएशन।
लेकिन वो रेडी नहीं होते बिल्कुल इस आप हद नहीं तक के वो नहीं, हम अपने शहर में नहीं कराएंगे, हम दूसरे शहर में जाके कराते हैं टेस्ट और कोई हमें देख लेगा, जान लेगा। लेकिन मैं खुद भी कोशिश यही करती हूँ कि एवैल्यूएशन से पहले बेसलाइन में पहले सबसे पहले हस्बैंड के टेस्ट होने चाहिए, और अगर वो अवेलेबल हैं, बहुत समझदार होते हैं, समझते हैं और वो मतलब ये नहीं करवा भी लेते हैं टेस्ट। तो हमें फिर यही है कि हमें अप्रोच देखनी पड़ती है कि कैसे रखनी है कपल के लिए, और उसको किस तरफ। और बाज़ ऐसे भी हैं जहाँ फीमेल का पूरा एनालिसिस हो गया, लेप्रोस्कोपी हो गई, सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ सही है, और वहाँ पे हस्बैंड जो है वो कुछ भी करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें यही था कि लेकिन हमें जो ईज़ी रहता है वो ये रहता है कि जैसे लेडीज़ तो आ ही रही है ना, तो उनसे कम से कम हस्बैंड की हिस्ट्री हम जितने हद तक ले सकते हैं तो वो लेके और उनको गाइड कर दिया जाए कि भाई आपके हस्बैंड में अब मैंने देखा है कि एडिक्शन भी जैसे मेरी 1-2 क्लिनिक्स हैं वो रिमोट एरियाज में हैं, तो वहाँ पे जो है एडिक्शन दूसरी चीज़ों की भी है, सिर्फ स्मोकिंग की नहीं है, ये मेन पूरी गुटखा और इस टाइप की भी एडिक्शंस हमें मिलती हैं। तो या ऐसे मोटी-मोटी तो हिस्ट्री हम लोग ले लेते हैं कि क्या काम करते हैं, एक्सपोज़र किस चीज़ का है, कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि हमें वो उनको बताने भी होते हैं ना टेस्ट, तो इस वज़ह से मैं करी थी। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने नहीं बहुत नहीं अच्छा एक्सप्लेन किया और सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। मैंने आपको स्लीप एपनिया के बारे में अभी बताया, उसको ज़हन में ज़रूर रखिएगा और अपने इन्वेस्टिगेशंस को, यानी सब लोग जनरली जो अगर फिजिशियंस हैं या जो ऑब्वियसली किसी को जानते हैं जिनको दिन में वो सोने की तकलीफ है या वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर लें। ये बहुत अन यानी अब जिसे कहते हैं कि इनफ्रीक्वेंटली डायग्नोज्ड एंड इनफ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड एंटिटी है। वक्त के साथ साथ ये सामने आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी इसकी अवेयरनेस जो है हमारे मुल्क में बहुत कम है, बहुत कम है। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ये अगली दफा जो टॉपिक होगा मेरा, वो जैसे मैंने कहा था कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन और धात का आना। ये धात का आना तो इतना कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि मेरे ख्याल से हर दूसरा आदमी इससे सफर कर रहा है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात ये करेंगे बताइए इसके। कि वीडियो की रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल हो जाया करेगी इजीली, कि अभी तक कैसे वेबसाइट पे जाके करना है, कैसे करना वेबसाइट पे अवेलेबल है वीडियो की रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे अगर आप ज़ुमरुश डाल के एंटर करें तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएंगी। है? थैंक यू। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।